नमस्कार। आज 9 सितंबर 2025 मंगलवार है और हम दुनिया भर की कुछ अहम घटनाओं और सुर्खियों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं सितंबर 2025 वैश्विक घटनाक्रम और सुर्खियां नाम से। तो कोशिश ये रहेगी कि इनमें जो जानकारी है उसे समझें। सही है। मतलब विश्लेषण करें कि क्या हो रहा है और इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज दुनिया भर में काफी कुछ चल रहा है। नेपाल में तो बड़ी उथल-पुथल दिख रही है। हाँ। फ्रांस में सरकार बदल गई है। नॉर्वे में चुनाव के नतीजे हैं। टेक मार्केट में भी काफी हलचल है। और हाँ, भारत में भी कई अहम घटनाएं हैं। हाँ, काफी कुछ है कवर करने को। तो सबसे पहले नेपाल ही चलते हैं। खबरें तो मतलब काफी चौंकाने वाली आ रही हैं वहां से। हाँ लग रहा है कि जनरेशन जेड, मतलब जो आज की युवा पीढ़ी है, जी। उनके नेतृत्व में बड़े हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। काठमांडू में सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आवास, सब पर। अच्छा। यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी हेडक्वार्टर्स और सुप्रीम कोर्ट में आगजनी की भी खबरें हैं। ओह, और इसी बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा भी दे दिया है। ये तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ, और प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट पर भी कब्जा कर लिया था, वो बंद हो गया। कैलाली जेल से कैदी भी छुड़ा लिए गए। ये तो मतलब अभूतपूर्व स्थिति लग रही है। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे खास है वो ये कि ये सब युवाओं के नेतृत्व में हो रहा है। जेन जी जिसे कहते हैं। सूत्रों से लगता है कि ये सिर्फ कोई तात्कालिक गुस्सा नहीं है। शायद लंबे समय से जो आर्थिक अवसर कम हुए हैं या सरकारी व्यवस्था से जो निराशा है, अच्छा, उसका नतीजा है। ये सिर्फ नेपाल की अंदरूनी राजनीति को ही नहीं हिला रहा, बल्कि मतलब पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर भी सवाल खड़े कर सकता है। सही कहा। प्रधानमंत्री का इस्तीफा तो यही दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है। ये सिर्फ सत्ता बदलने जैसा नहीं है, ये शायद पुरानी राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। हाँ, मतलब ये सिर्फ नेता बदलने की बात नहीं, ये सिस्टम के प्रति एक गहरे मोहभंग का संकेत हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, राजनीतिक बदलाव की बात चल रही है तो फ्रांस से भी खबर है। वहां प्रधानमंत्री फ्रांसुआ बायरो ने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। बताया जा रहा है कि नेशनल असेंबली में विश्वास मत में कुछ मुश्किल हुई थी उनको। अब राष्ट्रपति मैक्रोन जल्द ही नए प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। हाँ, ये बायरो का इस्तीफा खासकर विश्वास मत में मुश्किल के बाद ये कई सवाल खड़े करता है। क्या ये मैक्रोन के अपने गठबंधन में कोई दरार है? हो सकता है। या फिर ये मैक्रोन की तरफ से सरकार को एक नई दिशा देने की कोशिश है? शायद छवि सुधारने की, आने वाली चुनौतियों को देखते हुए। ये भी मुमकिन है। फ्रांस की अंदरूनी राजनीति और खासकर उनके आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर क्या असर पड़ेगा, ये तो अब इस पर निर्भर करेगा कि नया प्रधानमंत्री कौन बनता है। हाँ, और उनकी प्राथमिकताएं क्या होती हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पद खाली होना नहीं है, ये मैक्रोन सरकार के लिए एक अहम राजनीतिक मोड़ है। जरूर, नए नेता के आने से नीतियां बदल सकती हैं। अच्छा, अब जरा चुनावी नतीजों पर आते हैं। नॉर्वे में कल चुनाव हुए। हाँ। और लेबर पार्टी फिर से जीत गई, लगातार दूसरी बार। अच्छा। तो ये उनकी पकड़ तो दिखाता है, लेकिन एक और दिलचस्प बात हुई है। क्या? वो जो दक्षिणपंथी प्रोग्रेस पार्टी है, उसने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अपना वोट शेयर लगभग डबल कर लिया है। ओह, ये तो काफी महत्वपूर्ण है। मतलब लेबर पार्टी सत्ता में तो है, लेकिन प्रोग्रेस पार्टी का वोट शेयर दोगुना होना ये ज्यादा बड़ी कहानी कह रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि नॉर्वे में भी, जैसे यूरोप के कई और देशों में हो रहा है, जो स्थापित पार्टियां हैं उन्हें दक्षिणपंथी या पॉपुलिस्ट आंदोलनों से कड़ी चुनौती मिल रही है। सही। हो सकता है वोटरों का एक बड़ा हिस्सा अब इमिग्रेशन या राष्ट्रीय पहचान या आर्थिक मुद्दों पर ज्यादा सख्त नीतियों की तरफ जा रहा हो। हाँ, ये ट्रेंड कई जगह दिख रहा है। अब लेबर सरकार को शासन चलाने में इस बढ़ते दक्षिणपंथी असर को ध्यान में रखना होगा। इससे मतलब नीतियों पर टकराव या समझौते की संभावना बढ़ सकती है। हवा बदल रही है, ये साफ है। ये बात तो है। सत्ता में कौन है उससे ज्यादा कई बार ये अहम हो जाता है कि विपक्ष कितना मजबूत हो रहा है या किस विचारधारा को ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था और तकनीक की दुनिया में चलते हैं। अमेरिका और यूरोप से बड़ी खबरें हैं। अमेरिकी शेयर बाजार, खासकर नैस्डैक, हाँ। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। लगता है निवेशकों को उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व शायद ब्याज दरें घटाएगा। अच्छा, ये उम्मीद तो काफी समय से चल रही है। हाँ, और टेक की दुनिया में तो जैसे भूचाल ही आ गया है। अच्छा, क्या हुआ? एनवीडिया के शेयर तो मतलब आसमान छू रहे हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ $19.4 बिलियन का एक बहुत बड़ा सौदा किया है। 19.4 बिलियन डॉलर? हाँ, ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा सौदा है। बाप रे। और इतना ही नहीं, यूरोप की जो जानी मानी सेमीकंडक्टर कंपनी है ASML, हाँ, ASML, उसने फ्रांस की एआई कंपनी मिस्टल एआई में
$1.5 बिलियन के भारी भरकम निवेश का ऐलान किया है। ओह, यानी यूरोप भी पीछे नहीं है। हाँ, ये दोनों खबरें मिलकर एक बड़ी तस्वीर दिखाती हैं। एआई अब सिर्फ कोई भविष्य की तकनीक नहीं है, ये आज की अर्थव्यवस्था और निवेश का एकदम सेंटर पॉइंट बन गया है। सही का। एनवीडिया माइक्रोसॉफ्ट का सौदा दिखाता है कि एआई को चलाने के लिए जो कंप्यूटिंग पावर चाहिए, मतलब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें कितना भारी निवेश हो रहा है। ये उस डिजिटल नींव को बनाने जैसा है जिस पर भविष्य के एआई एप्लीकेशन चलेंगे। और ASML का निवेश? हाँ, ASML जैसी दिग्गज हार्डवेयर कंपनी का मिस्ट्रल एआई जैसी सॉफ्टवेयर मॉडल कंपनी में निवेश करना, ये बताता है कि यूरोप भी एआई की इस रेस में अपनी जगह बनाने के लिए सीरियस है। हाँ, ये सिर्फ अमेरिका और चीन की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल, ये वैश्विक तकनीकी शक्ति संतुलन को मतलब नया आकार दे रहा है। $19.4 बिलियन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये रकम ही बताती है कि एआई कितना महत्वपूर्ण हो गया है। जाहिर है। अच्छा, तकनीक से थोड़ा ऊपर उठते हैं, अंतरिक्ष की बात करते हैं। एक दिलचस्प खगोलीय घटना की खबर है। हाँ, नासा ने कंफर्म किया है कि 2025 QV9 नाम का एक एस्ट्रॉइड है, क्षुद्र ग्रह। जी। करीब 100 फीट चौड़ा है और 10,000 मील प्रति घंटे से ज्यादा तेज चल रहा है। वो कल यानी 10 सितंबर को पृथ्वी के पास से सुरक्षित गुजर जाएगा और सबसे जरूरी बात, कोई खतरा नहीं है। हाँ, ये सुनने में तो बड़ा रोमांचक लगता है, पर वैज्ञानिकों के लिए ये काफी हद तक रूटीन का काम है। अच्छा। नासा और दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां लगातार ऐसी चीजों पर नजर रखती हैं जो पृथ्वी के नजदीक से गुजरती हैं। इनको नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स या NEOs कहते हैं। ओके। 2025 QV9 का साइज और दूरी ऐसी है कि इससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी हर घटना हमें याद दिलाती है कि हमारा ब्रह्मांड कितना डायनामिक है और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी कितनी जरूरी है। हाँ, और विज्ञान की क्षमता की भी याद दिलाती है। बिल्कुल, कि हम इन चीजों का पता लगा सकते हैं, उनके रास्ते का अंदाजा लगा सकते हैं। शुक्र वैज्ञानिक लगातार नजर रख रहे हैं। चलिए, अब कुछ जटिल और मानवीय मुद्दों की तरफ बढ़ते हैं। भूमध्य सागर से एक परेशान करने वाली खबर है। गाजा के लिए एक नागरिक सहायता बेड़ा जा रहा था। उसमें शामिल एक कार्यकर्ता ने दावा किया है कि उनके जहाज पर ड्रोन से हमला हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ट्यूनीशिया के अधिकारी इस दावे को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धमाका नाव के अंदर ही हुआ था। अच्छा। तो विरोधाभासी खबरें हैं। हाँ, ये घटना संघर्ष वाले इलाकों में मानवीय सहायता पहुंचाने के काम में जो मुश्किलें हैं और खतरे हैं, उन्हें साफ दिखाती है। सही है। दूसरी तरफ अंदरूनी धमाके की बात, ये स्थिति को और उलझा देते हैं। हाँ, सच क्या है पता लगाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ये मतलब इन्फॉर्मेशन वॉर या प्रोपोगेंडा का भी एक उदाहरण हो सकता है, जहां सच को शायद तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा हो। हमें यहाँ ये साफ करना चाहिए कि हम सिर्फ जो जानकारी उपलब्ध है वो बता रहे हैं, किसी भी पक्ष के दावे की पुष्टि या खंडन नहीं कर रहे। सही बात है। लेकिन ये घटना दिखाती है कि ऐसे संवेदनशील हालात में जानकारी कितनी नाजुक हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया पर नजर डालते हैं। वहां ऐसा लग रहा है भी सरकार एक साथ कई मोर्चों पर जूझ रही है। हाँ, क्या क्या चल रहा है वहां? एक तो यही गाजा सहायता बेड़े वाली घटना की रिपोर्ट है, जिसमें शायद किसी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक का जिक्र है, हालांकि स्रोत पूरी तरह साफ नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री एल्बनीज आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत के लिए वानुआतू गए हुए हैं। क्षेत्रीय कूटनीति। हाँ। और देश के अंदर देखें तो स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के लिए एक संधि विधेयक लाने पर जोर दिया जा रहा है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और ऐतिहासिक मुद्दा है वहां का। जी बिल्कुल। फिर न्यू साउथ वेल्स में हाल ही में एक घातक शार्क हमला हुआ था। हाँ, सुना था। उसके बाद शार्क नेट हटाने या बनाए रखने पर बहस छिड़ी हुई है। अच्छा। आर्थिक मोर्चे पर ANZ बैंक में बड़े पैमाने पर नौकरियों की कटौती की खबर है, जो चिंता की बात है। और बड़ी खनन कंपनी BHP ने बांध टूटने की आपदा से जुड़ा एक बड़ा मुकदमा $110 मिलियन देकर निपटा लिया है। तो काफी कुछ एक साथ हो रहा है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का ये मामला दिखाता है कि कैसे एक विकसित देश को भी एक ही समय में कई तरह के दबावों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। इसने देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय चिंताएं हैं गाजा बेड़ा, क्षेत्रीय कूटनीति और सुरक्षा है वानुवथु यात्रा, गहरे ऐतिहासिक घाव और सामाजिक न्याय है स्वदेशी संधि। हाँ। सार्वजनिक सुरक्षा बनाम पर्यावरण का मुद्दा है शार्कनेट, आर्थिक अनिश्चितता है नौकरियां और कॉरपोरेट जवाबदेही भी है BHP मुकदमा। हाँ। सब कुछ एक साथ। सही कहा।
ये इस बात का उदाहरण है कि सरकार चलाना कितना जटिल काम है, जहां वैश्विक घटनाओं का असर घरेलू नीतियों पर पड़ता है और स्थानीय मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचते हैं। इन सब के बीच संतुलन साधना वाकई एक बड़ी चुनौती है। सही में एक साथ इतने सारे अलग अलग मुद्दों को संभालना आसान नहीं होगा। चलिए अब भारत का रुख करते हैं। यहाँ भी कई अहम घटनाक्रम हुए हैं। हाँ। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जो बाढ़ आई थी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जी। उन प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, हवाई सर्वे किया और कुछ पीड़ितों से मुलाकात भी की। अच्छा, इसे केंद्र सरकार की तरफ से राहत और मदद के प्रति गंभीरता दिखाने के तौर पे देखा जा रहा है। हाँ, इस तरह के प्राकृतिक आपदाओं के समय में जो टॉप लीडरशिप है उनका प्रभावित क्षेत्रों में जाना एक अहम संदेश देता है। ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होता, इसका व्यावहारिक असर भी पड़ता है। इससे जो प्रभावित लोग हैं उनमें एक भरोसा जगता है कि सरकार उनके साथ है। सही। और जो सरकारी मशीनरी राहत काम में लगी है उस पर भी तेजी लाने का दबाव बनता है। हाँ, और ये केंद्र राज्य के बीच तालमेल की जरूरत को भी दिखाता है। बिल्कुल, आपदा प्रबंधन एक साझा जिम्मेदारी है। राहत कार्यों में तेजी लाना तो यकीनन प्राथमिकता होगी। अच्छा, भारत से एक और बड़ी खबर व्यापार और उद्योग जगत से जुड़ी है। हाँ। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो UPITS 2025। ओके। इसका आयोजन 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में होने जा रहा है। अच्छा, बड़ा आयोजन लग रहा है। हाँ, और इस बार रूस इसका भागीदार देश है। रूस, दिलचस्प। कहा जा रहा है कि इसमें IT, MSME यानी छोटे और मझोले उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन जैसे कई सेक्टर के 2500 से ज्यादा प्रदर्शक होंगे। 2500 से ज्यादा। और 5000 से ज्यादा विदेशी खरीदार भी आएंगे। ये आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। किस तरह की? राज्य को न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख व्यापार और निवेश डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना। अच्छा। 2500 प्रदर्शक और 5000 विदेशी खरीदार, ये आंकड़े बताते हैं कि एक बड़े पैमाने का आयोजन है। मकसद यही है कि राज्य के उद्योगों, खासकर MSME और जो पारंपरिक शिल्प हैं, हाँ, उनको ग्लोबल मार्केट से जोड़ा जाए। और रूस का भागीदार देश होना ये एक दिलचस्प रणनीतिक कदम है, खासकर आजकल के जो वैश्विक राजनीतिक समीकरण हैं, हाँ, उनके बीच ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और अपने व्यापारिक हितों को साधने की कोशिश का संकेत देता है। ये सिर्फ एक ट्रेड फेयर नहीं बल्कि एक तरह से आर्थिक कूटनीति का मंच भी है। सही का व्यापार के साथ साथ कूटनीति भी। और आखिर में भारत से ही एक सांस्कृतिक खबर। अच्छा। केरल में जो प्रमुख त्योहार मनाया जाता है ओणम, हाँ, उसका ओणम सप्ताह आज 9 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में एक बड़े जुलूस के साथ खत्म हो रहा है। हाँ, ओणम तो बहुत बड़ा त्योहार है केरल का। बिल्कुल, बताया जा रहा है कि इस जुलूस में 60 से ज्यादा झांकियां होंगी। 60 से ज्यादा? हाँ, जो राज्य की सांस्कृतिक विरासत और हाल की उपलब्धियों को दिखाएंगी। साथ ही करीब 1000 कलाकार पारंपरिक संगीत और नृत्य पेश करेंगे। वाह। जुलूस वेलायमबलम से शुरू होकर ईस्ट फोर्ट तक जाएगा। ये ओणम का समापन समारोह सिर्फ एक त्योहार का अंत नहीं है, ये केरल की जो समृद्ध सांस्कृतिक पहचान है, विविधता है, सामाजिक समरसता है, उसका एक जीवंत प्रदर्शन है। इस तरह के बड़े सांस्कृतिक आयोजन अक्सर राज्य की सॉफ्ट पावर को दर्शाते हैं। सही। ये पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, स्थानीय कलाकारों को मंच देते हैं और लोगों में एकता और गर्व की भावना भरते हैं। बिल्कुल। 60 से ज्यादा झांकियां और हजारों कलाकारों का शामिल होना ये दिखाता है कि ये केरल के लिए कितना महत्वपूर्ण अवसर है अपनी विरासत और प्रगति को एक साथ दुनिया के सामने रखने का। ये संस्कृति के जरिए अपनी कहानी कहने का एक तरीका है। बहुत खूबसूरती से कहा आपने। तो ये थी आज 9 सितंबर 2025 की कुछ मुख्य वैश्विक सुर्खियां जिनका हमने विश्लेषण करने की कोशिश की। हाँ। नेपाल और फ्रांस में राजनीतिक बदलावों से लेकर नॉर्वे के चुनावी रुझानों तक, AI और तकनीक के बढ़ते दबदबे से लेकर अंतरिक्ष की घटनाओं और भूमध्य सागर के मानवीय संकट तक जी, ऑस्ट्रेलिया की बहुआयामी चुनौतियों से गुजरते हुए भारत में आपदा प्रबंधन, व्यापार विस्तार और सांस्कृतिक उत्सवों तक, दुनिया वाकई एक गतिशील और जटिल जगह है। बिल्कुल। और जब हम इन सभी अलग अलग घटनाओं को एक साथ देखते हैं तो कुछ बड़े ट्रेंड्स नजर आते हैं। जैसे कि पहला तो ये कि कई क्षेत्रों में राजनीतिक अस्थिरता और बदलाव की लहर दिख रही है, चाहे वो युवा असंतोष के रूप में हो या स्थापित सत्ताओं में फेरबदल। हाँ, ये तो साफ है। दूसरा, तकनीक, खासकर AI अब लगभग हर क्षेत्र, अर्थव्यवस्था, निवेश, यहाँ तक कि कूटनीति को गहराई से प्रभावित कर रही है। और तीसरा, वैश्विक घटनाओं के बीच भी जो स्थानीय मुद्दे हैं,
चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में स्वदेशी अधिकार हो या केरल में ओणम का उत्सव, वो अपनी जगह बनाए हुए हैं और महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वैश्विक और स्थानीय एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। सही कहा। आज की इन सारी चर्चाओं के बाद एक सवाल मेरे मन में जरूर उठ रहा है। हाँ, जिस रफ्तार से दुनिया बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियां सामने हैं, ऐसे में हम वैश्विक जिम्मेदारियों और जो हमारी स्थानीय जरूरतें हैं, पहचाने हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, शायद ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।